for the higher income group, where income is exceeding 7.5 lakhs, I will say 7 lakhs, you take 7 lakhs, because new tax regime ke andar there are no deductions allowable. For example, your ATC, ATD, ATTTB, ATTTA, कोई भी deductions आपको new tax regime में नहीं मिलेगा. However, old tax regime में it is still going on. New tax regime के लिए I think अभी सोचना कुछ ज्यादा important नहीं है और सोचने की जरूरत भी नहीं है, because 99% लोग न्यू टैक्स रिजिम में जाएंगे नहीं, बिकॉज एवरीवन हैज ऑलरेडी प्लान्ड ATC, ATD, अदर एग्जेम्पशंस, जैसे कि सैलरी में HRA और वो सब में भी प्रॉब्लम्स आएंगे. सो न्यू टैक्स रिजिम इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वे, अभी सोचने की जरूरत नहीं है. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट अस नो. However, अभी न्यू टैक्स रिजिम जो है वो जनरली सैलरी क्लास के लिए यू कैन गो फॉर, बट इनकम वुड बी अराउंड 6.57 lakhs, तो ही आपका ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के साथ में टैक्स एनालिसिस बैठेगा. अदरवाइज न्यू टैक्स रिजिम में आपका टैक्स ज्यादा ही आएगा ओल्ड टैक्स के कंपैरिजन में. वन मोर वेलकम चेंज, वेलकम है कि एकेडमिक है, वी डू नॉट नो. सीनियर सिटीजन्स ओवर सीनियर सिटीजन 75 एंड 75 अबव, उनके लिए दे हैव सेड, गवर्नमेंट सेज कि देयर इज नो नीड टू पे टैक्स. टू कंडीशंस, वन इज, एक तो पेंशन इनकम होना चाहिए, सेकंड इज योर इंटरेस्ट इनकम. बट इंटरेस्ट और पेंशन दोनों एक ही बैंक में आने चाहिए, आपके पास और कोई बैंक का इंटरेस्ट या कुछ भी इनकम नहीं होना चाहिए. देन ओनली दिस क्लॉज विल बी एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज नो. अदरवाइज यू कैन से इट इज जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस. और जनरली ऐसे बहुत कम पब्लिक होगी जिसमें पेंशन अकाउंट भी एक जगह पे, FDs भी एक ही बैंक में, तो ही उनको वो लाभ मिलेगा. और जैसे अगर समझो कोई आ जाता है ये ब्रैकेट के अंदर, तो बैंक को TDS काट के गवर्नमेंट को भर देना है, एंड सीनियर सिटीजन डज नॉट हैव टू पे फाइल द रिटर्न. नाउ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर्स काटते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई so many employees what they do is कि for saving purpose they ask employer to deduct extra provident fund. Now there will be a cut, because जो extra provident fund में 2.5 लाख के ऊपर 2,50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करोगे, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी टैक्सेबल. सो अगर आपका PF कंट्रीब्यूशन 2,50,000 के नीचे ऑटो मतलब एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट्स आ रहा है, तो डोंट इंक्रीज दैट, अदरवाइज दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल. आज प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट जो है दैट इज एग्जेम्प्ट, बट ये जो प्रोविजन आया है 2,50,000 के ऊपर वाला, उसमें द प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी विल डिडक्ट योर टैक्स एंड पे इट टू गवर्नमेंट. One more question generally we come across is कि public provident fund and provident fund. So just to clarify, public provident fund is different and provident fund is different. Provident fund जो employers employee के salary में से deduct करते हैं वो, public provident fund is open for all. One more thing, public provident fund का जो limit है that is 1,50,000, same as earlier, अभी भी है और आगे भी अभी तो वही है 1,50,000, which is also allowable under section 80C. ये बजट में एक और चीज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज रिलेटेड टू यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में क्या होता था पहले कि जो अमाउंट आप पे करते हो एंड व्हेन यू रिसीव दैट वाज exempt under section 1010D of Income Tax Act. However, with this new provision, with effect from 1st February 2021 itself, जो भी आप यूलिप पे करो, यूलिप प्रीमियम पे करोगे, if that is exceeding 2,50,000 per year, तो जो भी आपका मैच्योरिटी होगा that will not be taxable. One thing, it will be considered as capital asset. So whatever maturity proceeds you receive, that will be considered under capital gains. Second thing, वो जो यूलिप का मैच्योरिटी आएगा, वो जो प्रोसीड्स रहेंगे, that will be considered same as equity oriented mutual fund. So उसका मतलब है कि आपको उसके ऊपर इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा, सीधा
proceeds minus cost will be your taxable income. ये थे सैलरी क्लास के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. नाउ लेट्स मूव अप टू बिजनेस क्लास असेसीज के लिए जो प्रोविजंस में चेंजेस है वो. बिजनेस क्लास में मेजर प्रोविजन ये है ये टाइम की लेबर लॉ जो डिडक्शंस हम लोग एम्प्लॉयर्स करते थे और काफी सारे टाइम ऐसा होता था कि द डिडक्शंस वर नॉट पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव फंड. पीएफ का डिडक्शन किया, ईएसआईसी का डिडक्शन किया, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ की जगह पे कभी कभी 20th या 25th को पे कर दिया. सो अभी तक क्या होता था कि हम लोग टैक्स ऑडिट में we were considering that as deduction and with the support of a respective case law, but now we cannot do that. So आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पीएफ ईएसआईसी का जो डिडक्शंस है वो रिस्पेक्टिव फंड के ड्यू डेट के पहले पे, ड्यू डेट या ड्यू डेट के पहले पे हो जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल पीएफ का जो ड्यू डेट है दैट इज 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ईएसआईसी का जो ड्यू डेट है दैट इज 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. बी स्पेसिफिक विथ योर लेबर लॉ कंसल्टेंट कि ये पेमेंट मेरा 15th के पहले हो जाना चाहिए. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदरवाइज टैक्स ऑडिट में या इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पे दिस डिडक्शन विल बी डिसअलाउड. और एक बड़ा चेंज वी कैन से दैट इज टैक्स ऑडिट लिमिट जो है वो बढ़ा दिया है 10 करोड़ तक. दिस इज व्हाट द रूमर इज इन मार्केट. However, 10 करोड़ का जो लिमिट है, यस लास्ट ईयर वो 5 करोड़ था, ये साल उसको 10 करोड़ कर दिया है. बट अगर ऑडिट का जो सेक्शन है, ऑडिट की जो धारा है इनकम टैक्स में, इफ वी स्टडी प्रॉपरली तो देयर आर 3 लिंक्स टू दैट. वन इज योर 1 करोड़ का लिमिट जो अभी भी है और वही रहेगा अभी भी. 1 करोड़ इज फॉर ऑल दी एसएससीज दैट इज इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, कॉर्पोरेट कंपनीज एक्सेट्रा. फिर दूसरा लिमिट है 1 करोड़ का टर्नओवर. सेकंड लिमिट इज योर 2 करोड़ का टर्नओवर. 2 करोड़ इज meant only for individual, HUF and partnership firms where your turnover is below 2 crores and आप अगर जो इनकम टैक्स का रूल्स है that is showing the profit of 6% or 8%, then only you fit into that, otherwise not. तो आपको 2 करोड़ का टर्नओवर अगर ऑडिट नहीं करवाना है 2 करोड़ के टर्नओवर में तो आपको 6% या 8% routine sale transactions where cash and bank both are included, and 6% for the parties where turnover is only with the bank or digital transactions, that is जो payment receive हो रहा है that is only with the banking channels or digital channels. Third limit is 10 crores जो earlier 5 crores था. अब 10 crores किसके लिए एप्लीकेबल है? तो फॉर ऑल. उसमें 8% या 6% का क्राइटेरिया भी नहीं रखा है गवर्नमेंट ने. 10 करोड़ का टर्नओवर, 10 करोड़ से नीचे अगर आपका टर्नओवर है और आपका रिसीट मतलब कि सेल्स साइड पे आपका जो रिसीट आ रहा है दैट इज फुल्ली विद बैंक. एक्सेप्शन इज 5% कैश ट्रांजैक्शंस होगा तो चलेगा. दैट इज इफ योर सेल इज अराउंड 100 करोड़ रुपीज और आपका सेल का जो प्रोसीड्स पार्टी से आ रहा है वो 97 करोड़ आपका बैंक में आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट. बट साथ में व्हाट यू हैव टू चेक इज सेल्स के साथ परचेज साइड भी चेक करना है. परचेज मींस योर एक्सपेंसेस आल्सो, दैट इज फुल योर डेबिट साइड, दैट इज योर एक्सपेंडिचर साइड. टोटल एक्सपेंडिचर जो पेमेंट आप कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर का उसमें 5% से ज्यादा कैश से पेमेंट नहीं होना चाहिए. और ये दोनों कंडीशन सेल्स रिसीट एंड पेमेंट फॉर योर एक्सपेंसेस एंड परचेजेस should both be less than 5% in cash, then only you can go for 10 crores. Otherwise आपके लिए limit is 1 crore and if you are ready to give 8% or 6% आपके लिए 2 crores. 10 crores में एक welcome move ये है कि last 2 साल के अंदर if you see तो every 1 or 2 persons in 5 of the people total number इफ यू सी तो 1 या 2 जन तो F&O ट्रांजैक्शन करता ही है या स्टॉक मार्केट में काम करता है. उसके लिए दैट इज अ वेलकम मूव बिकॉज F&O में इफ यू सी द टर्नओवर क्रोर्स में जाता है और वहां पे कैश पेमेंट रिसीट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज ब्रोकर से तो आपको चेक लेना है और चेक देना है.
तो उसमें अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर बैठता है तो देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आपके लिए जो लिमिट है 1 करोड़ का वही रहेगा। 10 करोड़ यस, यू रूमर बढ़ाने के लिए इट इज वेरी गुड, अदरवाइज तो 1 करोड़ ही पकड़ के चलना है। इसमें 10 करोड़ में एक और चीज है जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा के साथ जो लिंक्ड है ऑनलाइन सेल्स में, देयर आल्सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस, बट यू हैव टू टेक केयर के ऑनलाइन सेल्स में यस आपका जो कैश पेमेंट आया रहेगा वो नहीं चलेगा, यू हैव टू ट्रैक 5% कैश सेल से कम होना चाहिए, प्लस आपका पेमेंट जो एक्सपेंडिचर साइड पे है इंक्लूडिंग परचेज दैट आल्सो शुड बी लेस देन 5%. The questions are coming, we will try to take up after the session. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, लगभग 3 साल पहले ऐसा था कि हम लोग 2-2 साल का एक साथ रिटर्न फाइल करते थे और वो चलता भी था। 2 साल 3 साल पहले दैट वाज चेंज्ड और अभी एक ही साल का चलता था कि अभी नाउ यू कैन फाइल रिटर्न अप टू 1 ईयर, दैट इज 31 मार्च 2020 का रिटर्न 21 तक आप फाइल कर सकते हो। फ्रॉम नाउ दैट इज फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स आपका जो रिटर्न है दैट इज बिलेटेड रिटर्न, जो ड्यू डेट पे फाइल करते हैं उनका ड्यू डेट तो सेम ही है, बट जो लेट फाइल करते थे उनके लिए अभी 31 मार्च की जगह पे इट विल बिकम 31 दिसंबर, सो दैट मींस 3 महीने आपके कम हो गए। सो जो भी लेट फाइल करते हैं ट्राई टू बी ऑन टाइम, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर जो भी आप ड्यू डेट है 30 नवंबर उसके पहले आपका रिटर्न फाइल हो जाए, डोंट वेट टिल लेट। कभी कभी ऐसा होता था कि जो रिटर्न फाइल करते हैं ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के पहले, बट बाद में पता चलता है कि देयर आर सम एरर्स इन द रिटर्न फाइल, तो उसको रिवाइज करने के लिए भी आपको 31 मार्च तक की अवधि दी जाती थी, बट नाउ दैट इज आल्सो बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 31 December. So try that your return gets filed within the due date rather than being waiting for the last day. अब इसमें एक एग्जांपल वी कैन टेक 31 मार्च 2022 का जो रिटर्न है उसके लिए मेन ड्यू डेट जो है दैट इज 31 जुलाई और 31 अक्टूबर और 30 नवंबर, बट अगर आप वो भी चूक जाते हो तो 31 दिसंबर के पहले आपको वो रिटर्न फाइल करना है, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइल द रिटर्न, जो भी टीडीएस उसमें कटा होगा टैक्स भरा होगा यू कैन नॉट क्लेम एज रिफंड, दैट विल बी गॉन, दैट विल लैप्स, दैट विल बी इन एडिशन टू लेट फी। हाँ, बट 31 दिसंबर के पहले अगर हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद में, बट ये 31 दिसंबर के पहले, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि यू हैव टू पे योर लेट फीस। अब जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की अवधि वो लोगों ने कम की गवर्नमेंट ने, वैसे ही इनकम टैक्स असेसमेंट की अवधि भी कम कर दी गई है। इनकम टैक्स रिटर्न जो प्रोसेस होता था पहले 1 साल का टाइम मिलता था, अब उसको भी उन लोगों ने 9 मंथ्स कर दिया है, दैट इज 31 मार्च 21 को जो मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं उसके पहले वो 31 मार्च 22 के पहले इनकम टैक्स हैड टू कंपल्सरीली प्रोसेस दोज रिटर्न्स, बट नाउ दे हैव चेंज्ड द सेम टू 31 दिसंबर, वहां पे भी 3 महीने कम हो गए। देन स्क्रूटिनी असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए जो नोटिस सेंड करने की ड्यू डेट्स थी दैट वाज almost 1 year after the financial year in which the return was filed, now that has also been cut short to 9 months, that is जो पहले 30 सितंबर हुआ करता था अभी वो 30 जून हो गया अगले साल का। सेम वे असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए भी 12 महीने का टाइम था, वो गवर्नमेंट ने चेंज करके उसको 9 महीने का कर दिया है। So everywhere almost there is a cut off of 3 months, 3 months have been reduced, so that means there is a burden on assessees plus consultants, नोटिस आएगा असेसी के पास, कंसल्टेंट के पास नोटिस जाएगा, वहां से वी विल आस्क फॉर द क्वेरीज, वी विल आस्क फॉर द डिटेल्स टू बी सबमिटेड, अब वो सबमिट करने के लिए आप भी टाइम लोगे, तो उसके लिए जो टाइम लगता था पहले होता था चलता था 3 महीने 4 महीने हम लोग ऐसे ही निकाल देते थे, अब वो नहीं चलेगा, नोटिस आया, ट्राई टू बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग द डिटेल्स सो दैट वी कैन सबमिट इट ऑन टाइम। वन मोर थिंग, अभी असेसमेंट कहीं पे भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना नहीं है, एवरीथिंग इज फेसलेस टिल अपील लेवल, इनकम टैक्स अपील लेवल तक एवरीथिंग इज फेसलेस, इनकम टैक्स असेसमेंट भी फेसलेस,
इनकम टैक्स अपील भी फेसलेस, दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर। अब ये बजट में our honorable FM ने ITAT, that is income tax appellate tribunal, that is the third window, scrutiny appeal, उसके बाद अपील के ऊपर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो काइंड ऑफ यू कैन से कोर्ट केस, कोर्ट ही है, वहां पे उन लोगों ने वो भी फेसलेस करने का सोचा है। आप आई डोंट नो हाउ दे विल बी एबल टू मैनेज दैट, बिकॉज अपीलेट ट्राइब्यूनल में जनरली इट इज एक पक्ष अपनी बात रखेगा, उसके सामने दूसरा डिफेंड करेगा, फिर जज उसको जज करेगा, देन दे विल गो अहेड। अब ये ऑनलाइन फेसलेस में कैसे पॉसिबल है, दैट वी विल सी। विवाद से विश्वास स्कीम जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर प्रिस्क्राइब की थी, अब वो 2-3 बार ड्यू डेट्स बढ़ने के बाद, कोविड के बाद वापस 31 दिसंबर, देन इट वाज एक्सटेंडेड टू 31 जनवरी, एंड नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 28 February 2021. So wherever your appeals are pending, any disputed dues, if you can take the benefit, take it before 28 February 2020. बिजनेस क्लास के लिए 2-3 और चीजें वेयर पार्टनरशिप इज कंसर्न्ड। पार्टनरशिप में फर्स्ट थिंग हियर इज कि पार्टनरशिप में पहले क्या होता था कि रिटायरमेंट के टाइम पे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन ज्यादा नहीं होता था, इफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट देयर। डिसोल्यूशन के टाइम पे यस, डिसोल्यूशन में इफ यू हैव अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो पार्टनर्स में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो एफएमपी पे उसको आपको टैक्स भरना पड़ता था उसके ऊपर, कैपिटल गेन्स। एंड जब हम कैपिटल गेन्स भरते हैं स्टैम्प ड्यूटी में भी आएगा, बिकॉज वो नाम चेंज होगा, पार्टनरशिप से पार्टनर में जाएगा, तो नेचुरली यू हैव टू गो फॉर एफएमबी, दैट इज एफएमबी एज पर द मार्केट स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से। बट नाउ दैट चेंज गवर्नमेंट वांट्स टू यू नो put upon retirement also, retirement or any reconstitution, that is at the time of retirement come admission, या एडमिशन के टाइम पे भी कभी कभी होता है कि भाई 2 पार्टनर थे उसमें से तीसरा आएगा, तो उसमें हमारा गुडविल इतना है, तो यू विल हैव टू कीप टेक समथिंग, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग, तो वहां पे जो कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, जो पहले इट वाज नॉट देयर, इट वाज ओनली इन द केस ऑफ डिसोल्यूशंस। Now it has been also extended to reconstitution. One more thing, यही चीज को आगे बढ़ाते हुए कि depreciation on goodwill for everyone, that is for partnership also, proprietor, companies, whatever it is. Goodwill means, एक simple language में ये होता है कि whenever you take over or purchase any business and if you pay any extra amount for that, तो वो हम लोग अकाउंटिंग में उसको फिक्स एसेट में गुडविल के तौर पे रख देते थे, एंड एवरी ईयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे, which was allowed as per Companies Act, which was allowed as per Income Tax Act also. But from financial year 2021, that is in the year in which the budget is presented, वही साल, that is retrospective effect से उसको डेप्रिसिएशन, गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन अभी नहीं मिलेगा। नाउ जो गुडविल आपका अगर 5 साल से आपने उसको डेप्रिशिएट करते 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 आज डब्ल्यूडीवी पे जो आया है मार्च 20 का जो डब्ल्यूडीवी है, दैट विल बी स्टेगनेंट इन योर बैलेंस शीट, उसको आप अभी हाथ नहीं लगा पाओगे, दैट विल बी अ काइंड ऑफ डेड एसेट इन योर बैलेंस शीट, इट विल बी काउंटेड एज अ कैपिटल एसेट फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। सो व्हेनेवर यू सेल योर बिजनेस एंड इफ यू गेट समथिंग ओवर एंड अबव योर बुक वैल्यू, तो वहां पे वो गुडविल के सामने आप एडजस्ट कर पाओगे, एंड देन नेट यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। सो नाउ दिस इज द मेजर चेंज व्हिच विल अफेक्ट द पर्सन्स हु आर टेकिंग ओवर बिजनेसेस, परचेज, आप बिजनेस परचेज कर रहे हो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आज तक जो गुडविल आपने रखा है बैलेंस शीट में वो ऐसे का वैसे ही रहेगा, यू कैन राइट इट ऑफ इन P&L, बट हाउएवर इट विल नॉट बी अलाउड एज एन डिडक्शन इन इनकम टैक्स। वन मोर थिंग, जनरली क्वेरीज ये आती है कि पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी फर्म है, एचयूएफ है, इसको अपग्रेड करना है तो पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड में जाए, एलएलपी में जाए, दैट इज अ थिंकिंग प्रोसेस टू बी डन। अभी पार्टनरशिप प्रोप्राइटरी एचयूएफ में से अपग्रेड करना है प्राइवेट लिमिटेड में, एलएलपी में, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर नो टैक्स इम्प्लीकेशंस एज सच, कोई ज्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं है,
But after that, once you convert into private limited or LLP, so private limited में there are so many things which are to be taken care of. The first thing is private loans लेना नहीं है आपको private limited companies में. Only shareholders and directors can give loans to the private limited company. और उसमें भी there are so many restrictions being there. उसके लिए भी there are so many forms to be filled up by the company for that. Then only shareholders can give loan to company. Otherwise, it is purely restricted only to directors. Then compliance cost आपका बढ़ेगा, admin cost बढ़ेगा. So you will have to be ready for that. Yes, no doubt. Taxation, tax rates कम है companies के लिए. There are various reforms came in last budget, that is 22%, 30 से 25% almost हो गया, जिसका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 में. उन कंपनीज को अभी 30 की जगह पे 25% ही टैक्स भरना है. देयर इज वन मोर बेनिफिशियल प्रोविजन अवेलेबल, दैट इज 22%, जिस पे 22% पे टैक्स भरना है. वन मोर बेनिफिशियल अवेलेबल प्रोविजन अवेलेबल, दैट इज 15% पे टैक्स भरना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज who are fulfilling some provisions as per the amendment done in budget 2019. कंपनीज में जाने, कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए फायदा तो है, टैक्स रेट कम होगा, बट डायरेक्टर्स पैसा कैसे निकालेंगे वहां से? शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कहां से आएगा? अब डिविडेंड भी टैक्सेबल हो गया, डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं है, डिविडेंड इज नो मोर एग्जेम्प्ट एनी मोर नाउ. डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन लेते हो तो आपको जो पर्सनल का जो आपका टैक्स रेट है उसके ऊपर ही टैक्सेबल होगा वो. यस, कंपनी को डिडक्शन मिलेगा, बट आपका जो वहां से पैसा निकाल रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा. सो यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन वेरेवर यू आर. आपका जो फाइनेंशियल्स के हिसाब से बैठ रहा है, इफ इट इज बेनिफिशियल यू कैन गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड. कन्वर्जन में देयर इज नो टैक्स इम्प्लीकेशन. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. काफी सारे ट्रस्ट में भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें दो तीन चीज वी विल टच अपॉन. वन इज इफ यू आर थिंकिंग ऑफ taking a loan in your trust for materializing some project or investing in some project, और कोई प्रोजेक्ट आपको करना है लोन ट्रस्ट के अंदर, so you can take a loan on that. Two things to be taken care of, कि जो लोन आप लोगे वो इनकम में दिखाना पड़ेगा आपको. So whenever you expend from that money, you can take it as a application of fund. एप्लीकेशन ऑफ फंड का सिंपल मतलब है कि आपको ट्रस्ट के कंप्यूटेशन में वो खर्चा बाद मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा आपको वो खर्चे का. दैट इज व्हाट द कंडीशन इज. अब ट्रस्ट में एक और चीज है कि नया असेट अगर आप परचेज करते हो तो वो आपको, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड फॉर ट्रस्ट फ्रॉम लास्ट 1 or 2 years. सो ये साल में भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिला था. तो आपको अगर नया असेट आप परचेस करते हो तो कीप इन माइंड कि ये मेरे को पूरा एक्सपेंडिचर में जाएगा. अगर एक्सपेंडिचर में जाता है, और एक कंडीशन है कि अगर एक्सपेंडिचर में गया और मेरा इनकम ये साल का कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा एक्सपेंडिचर है, द एक्सपेंडिचर विच इज एक्सीडिंग योर इनकम विल नॉट बी अवेलेबल फॉर कैरी फॉरवर्डिंग इट टू नेक्स्ट ईयर. दैट इज वो ये साल का लॉस यही साल में रह जाएगा, अगले साल वापस नया हिसाब. अगर ट्रस्ट में आप अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज लोन लेके उसको इनकम में दिखाओ फॉर दैट पर्पस, और सामने यू परचेज अ एसेट. सो वो सामने सामने सेट ऑफ होगा और आपका जो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो हिलेगा नहीं. अब टीडीएस प्रोविजंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच फील्स कि भाई ये टीडीएस की जगह पे टीडीएस ज्यादा हो रहा है. टीडीएस लायबिलिटी एक ब्रशअप करते हैं छोटा सा कि टीडीएस किसको काटना है, किसके लिए काटना है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स एंड एचयूएफ कंसर्न्स. प्रोप्राइटरी और एचयूएफ में टीडीएस काटना है, सामने टर्नओवर के ऊपर जाता है. देयर इज नो प्रिजम्पशन कि भाई टैक्स ऑडिट हुआ तो ही आपको टीडीएस काटना है, ऐसा नहीं है. टर्नओवर का क्राइटेरिया है 1 करोड़ के ऊपर काटना है, 2 करोड़
तो यहाँ पे अपनी और उसमें एचयूएफ के लिए एक चीज दैट इज जो इंडिविजुअल में, अगर इंडिविजुअल बिजनेस है, टैक्स ऑडिट के अंदर है, टीडीएस काटा है आपने बिजनेस में, तो पर्सनल कैपेसिटी में के ऊपर भी आपको टीडीएस काटना है. यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट. इट इज नॉट लाइक कि बिजनेस ट्रांजैक्शन पे ही टीडीएस काटना है, अदर ट्रांजैक्शंस में नहीं काटना. So take care, individual and HUF who are under audit या who are liable to deduct TDS, पर्सनल कैपेसिटी में भी चेक करो कि कोई इनकम, कोई दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर जो टीडीएस भरना है. इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो टीडीएस भरना है दैट इज 1% फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ रेसिडेंट इंडियन. 1% ऑफ द अग्रीमेंट वैल्यू यू हैव टू डिडक्ट, राइट. और उसमें जो एक्स्ट्रा अगर कुछ जानना है तो यू कैन कॉल अस. अगर रेसिडेंट, अगर सेलर नॉन रेसिडेंट है तो देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एज पर द कैपिटल गेन्स ऑन द कैपिटल गेन्स व्हिच दे हैव अर्न्ड. सो नॉन रेसिडेंट होगा तो टेक केयर, 1% वाला टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा उनको. 20% लग जाएगा उसमें, सीधा 20% प्लस सरचार्ज डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल गेन्स. टीडीएस रेट्स में फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोविड के चलते गवर्नमेंट ने जो एग्जेम्पशन दिया था, जो डिस्काउंट दिया था 25% का, दैट इज प्रोफेशनल फीस पे 10% की जगह पे 7.5% कटेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स में 1 की जगह पे 0.75, 2 की जगह पे 1.5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट इज ओनली एप्लीकेबल टिल मार्च 21. अप्रैल 21 से वापस जहां था वहां पे आना है अपने को. अब टीडीएस से रिलेटेड और टीसीएस से रिलेटेड जो बजट में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जो चेंजेस आए हैं, उसको वी विल टच अपॉन. फर्स्ट इज योर 194Q. 194Q is on TDS to be deducted on purchase of goods. पहले हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि टीडीएस आया तो ओनली सर्विस रिलेटेड हो तो टीडीएस काटो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस. नाउ गवर्नमेंट को हर एक चीज के ऊपर टीडीएस चाहिए. सो परचेज अगर आपने किया है एक पार्टी से, there are 3 things to be taken care of. First, ये जो बजट चेंज है that will be applicable from 1st July 2021. Second is आपका टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए. थर्ड थिंग टू बी टेकन केयर इज कि ये साल में फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी, ट्रांजैक्शन विद दैट पार्टी शुड बी मोर देन 50 lakhs. और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू शुड बी योर इनवॉइस वैल्यू. इसमें नेट वैल्यू नहीं, जीएसटी नहीं, दोनों मिला के जो इनवॉइस वैल्यू है उसके ऊपर यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस. इसमें और 2 चीजों का ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर आपको पैन नंबर नहीं देता है तो आपको 5%, ये जो रेट होगा पॉइंट, इसके ऊपर टीडीएस है 0.1%. और इसमें अगर पैन नंबर नहीं है तो यू हैव टू डिडक्ट 5% ऑन दैट पैन. और अगर वो पार्टी ने 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो हायर ऑफ ट्वाइस ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब्ड हियर विल हैव टू बी डिडक्टेड. अब 2 साल का रिटर्न अगर उसने नहीं भरा है वो आपको चेक करना है, शायद उसके लिए कोई चेंजेस टेक्नोलॉजी में आएगा इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे. यू विल कम टू नो. जैसे हम लोग आज जीएसटी में चेक कर सकते हैं कि इसने कब तक का रिटर्न भरा है, कब तक का नहीं भरा है, वैसे शायद इनकम टैक्स में भी आएगा. और एल्स वन मोर थिंग, सेफर साइड के लिए आप आईटीआर का कॉपी भी मंगा सकते हो. थर्ड थिंग टू बी टेकन केयर ओवर हियर इज कि अगर आईटीआर 1 साल का भरा है और 1 साल का नहीं भरा है तो देन दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल. आपको रूटीन 1.1% पे ही टीडीएस काटना है. अभी इसके साथ हम लोग टीडीएस का भी एक क्लॉज जो है, जो लास्ट ईयर आया था, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, उसको भी कवर करते हैं. उसमें क्या है 194Q, दैट इज ये नया सेक्शन टीडीएस का. और वहां पे भी सेम है, अर्लियर ईयर में 10 करोड़ का टर्नओवर, परसेंटेज भी 0.1%, और 50 lakhs का ट्रांजैक्शन विद दी पार्टी, सेम प्रोविजंस है. तो व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज, अगर बायर टीडीएस काट रहा है तो सेलर को टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है.
देयर इज एन एग्जेम्पशन फॉर द सेलर कि आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है इफ बायर इज डिडक्टिंग द टीडीएस, बिकॉज उसमें 50 लाख का टर्नओवर तो दोनों में मेट हो जाएगा, बट 10 करोड़ वाला शायद एक को लगेगा दूसरे को ना भी लगे, क्योंकि उनका शायद 10 करोड़ का टर्नओवर ना हो, इनका हो, तो जिसको एप्लीकेबल है वो ही काटेगा, बाकी का नहीं। और दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। अब टीडीएस में एक और चीज है, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप रेंट पे करते हो। इफ आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट अंडर ऑडिट, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय और मेरा सैलरी ज्यादा है, विच आई कैन फॉर दैट आई कैन अफोर्ड अ रेंटल ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर माई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो 1 लाख के ऊपर आई हैव टू पे टीडीएस ऑफ 5%, उसका सामने वाली पार्टी का काट के वी हैव टू पे 5% ऑन दैट। इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंटल 50,000 के ऊपर का अगर रेंट है मंथली, देन ओनली दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल। और इसमें एक और चीज है, यू डू नॉट हैव टू टेक पैन नंबर, दैट इज जो एमयूएम से स्टार्ट होता है मुंबई में, पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आपके पैन के ऊपर ही यू कैन पे द टीडीएस। सेम वे टीसीएस के अंदर जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का हम लोगों ने बात किया, वैसे ही वो टीडीएस में हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी। अब टीसीएस के अंदर एक जनरल क्वेरी जो फ्रीक्वेंटली आई कम अक्रॉस इज कि सर ये कौन से चालान में पे करना है कौन से चालान में पे करना है, कौन से कोड में पे करना है। सो टीसीएस इज ऑन सेल ऑफ गुड्स, द कोड इज 6CR, TCS on sale of goods, that will be readily available on when you fill up 281 और 194M। एक और क्लॉज है 194M जो लास्ट ईयर बजट 2020 में एप्लीकेबल किया गया था। 194M says if an individual is not liable to deduct TDS and if he or she has a transaction with a respective party of more than 50 lakhs, तो भी आपको टीडीएस लगेगा। हाउ? तो टीडीएस अगर 50 lakhs के ऊपर का ट्रांजैक्शन है, यू हैव टू डिडक्ट 5% टीडीएस ऑन दैट ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन, एंड पे इट टू गवर्नमेंट। इसमें भी सेम, यू डू नॉट हैव टू टेक पैन नंबर, योर पैन विल help you for that, for payment of the same, and the other party will also get the credit for the same. So that's all for income tax purposes, income tax point of view। जो भी क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में डाले हैं, we will take care of, जैसे ही टाइम परमिट करेगा we will take it up। Over to you, Mihir। थैंक यू कौशिक। गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स में जो चेंजेस आए हैं बजट में या नोटिफिकेशंस में जो दिसंबर में आए हुए हैं उनको हम लोग लेने जा रहे हैं। जीएसटी का जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि कोई भी सेक्शन में या नोटिफिकेशन में चेंजेस लाना है तो उस चेंज के लिए उन्हें सारे स्टेट्स की परमिशन लेनी होती है। ओके, सो दैट इज बीन डन थ्रू अ जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो एवरी मंथ शेड्यूल होती है जनरली, एंड उस मंथली मीटिंग के द्वारा जो चेंजेस रिकमेंड किए जाते हैं गवर्नमेंट उस चेंजेस को जीएसटी में लेके आते हैं। सो इसी कारणवश जीएसटी का बजट जो है सालाना नहीं और मंथली बजट होता है जनरली, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी कारण जैसे हमें भी पता था कि बजट में ज़्यादातर चेंजेस जीएसटी को लेके नहीं आएंगे और काफ़ी कम चेंजेस हुए हैं जीएसटी में। हम उन चेंजेस को और जो रीसेंट नोटिफिकेशंस में आए हुए चेंजेस हैं जो कि बिजनेस को काफ़ी ध्यान देने चाहिए और जो शुरुआत से कुछ प्रोविजंस है जहाँ पे हमें और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हम उन प्रोविजंस को डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो अभी जनवरी महीने से आया हुआ है वो क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। जो छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है जीएसटी के लिए, उनको कंप्लायंस का थोड़ा बर्डन कम किया जाए, इसके लिए ये नया स्कीम गवर्नमेंट ने अब दिया हुआ है। इस स्कीम के द्वारा जिन सेलर्स का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल की गई हुई है। सेलर्स इस स्कीम को यूज़ करके अप्लाई करके अपना रिटर्न जो है वो 3 महीने का क्वार्टरली एक साथ भर सकते हैं।
हालांकि उनको जो भी फाइलिंग पेमेंट्स करनी है जीएसटी की, वो उन्हें मंथली करनी होगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए दो कैटेगरीज में सेलर्स को बांट रखा है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे अधिक है, उनको कंपलसरीली मंथली रिटर्न स्कीम में ही जाना है। हर महीने जीएसटीआर 3B और 1 अपना जो है फाइल करके रिटर्न्स फाइल करने हैं और पेमेंट करनी है। और जो सेलर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है और वो अपना रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। हालांकि उनको जो पेमेंट है, उनका पेमेंट जो है वो ईच एंड एवरी मंथ कैलकुलेट करके पे करना अनिवार्य है। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि अगर हम मेरा सप्लायर वो क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट करेगा और क्वार्टरली रिटर्न भरेगा, तो मुझे जो क्रेडिट है उसके उससे परचेज किए हैं मैंने, जो उसके क्रेडिट लेने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और स्कीम इफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का इंट्रोडक्शन किया हुआ है, जिसमें मेरा सप्लायर जो है वो मेरे उसके B2B इनवॉइसेस, जहाँ पे बिजनेस इसने जो परचेजेस किया हुआ है उसके पास से जो उसका क्रेडिट लेने वाला है, उसका अपलोडिंग ऑन मंथ बेसिस कर सके, भले उसका रिटर्न फाइलिंग जो है वो क्वार्टरली है। सेकेंडली हम लोग जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ को लेके, जो जीएसटी में काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और ज़्यादातर जो भी नोटिस वगैरह कहिए या लिटिगेशंस होते हैं, वो सेट ऑफ को रिलेटेड लेके होते हैं। सेट ऑफ लेने के लिए बेसिकली आपको 4 पॉइंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया होगा, फिर भी अगेन एक बार वी विल टच इट अपॉन, कि आपको सेट ऑफ लेते हुए कोई भी एक परचेस का अगर आप सेट ऑफ ले रहे हो, कोई भी सर्विस आपने जो ली उसका सेट ऑफ ले रहे हो, तो आपको किन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको उसका बिल मिल गया है, और बिल के साथ साथ वो सर्विस या उसमें जो गुड्स आपने खरीदे हैं वो आप तक आ चुके हैं। मतलब आपके फैक्ट्री पे, आपके गोडाउन पे, आपके शॉप पे वो गुड्स आ चुके हैं, या वो सर्विसेज अगर है तो वो सर्विस कंप्लीटली आपको मिल चुकी है। इफ दैट इज डन और उसका प्रॉपर बिल आपके पास है, तो ही आप उसका सेट ऑफ ले सकते हैं। किसी सर्विस, ऑन गोइंग सर्विस का अगर एडवांस में बिल आपको आ गया है फॉर मेकिंग द पेमेंट, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि वो जो सर्विस या गुड्स आप खरीद रहे हो वो आपके बिजनेस पर्पस किसके लिए हो। आप पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई खर्चा करते हैं, स्पेसिफिकली ये केस जाता है जहाँ पे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वगैरह है, प्रोप्राइटरशिप के खुद के नंबर प्रोप्राइटर्स के होते हैं, जीएसटी नंबर, उन्होंने कुछ घर के लिए सामान खरीदा है जिसका बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं या बिजनेस के लिए यूज आप नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आपको वो क्रेडिट लेना अवॉइड करना चाहिए, वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तीसरा, जहाँ पे आपको गुड सर्विस मिल चुकी है, बिल मिल चुका है, वो बिजनेस के लिए ही है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिस्ट डाउन करके रखे हुए हैं कि इन परचेजेस या इन सर्विसेज का क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट का लिस्ट हम हर बार देख रहे हैं, उसमें से अगर ये गुड्स आ जाते हैं या सर्विसेज आ जाती है तो हमें उसके क्रेडिट्स नहीं लेनी है। उदाहरण तौर पे मोटर कार के रिलेटेड हमने कुछ खर्चे किए हुए हैं, मोटर कार का रिपेयर एक्सपेंसेस किया हुआ है, फूड एंड बेवरेजेस को लेके कुछ एक्सपेंसेस किए हुए हैं रेगुलर नेचर में, या सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफिस का कुछ रेनोवेशन करवाया हुआ है, तो इन इन चीज़ का खर्चा नहीं लेना। अगर आपने कोई सैंपल के लिए गुड्स परचेज किया हुआ है, गिफ्ट देने के लिए परचेज किया हुआ है, जनरली दिवाली में हम गिफ्ट्स वगैरह देते हैं कस्टमर्स को, तो वो सारी चीज़ों का सेट ऑफ हमें नहीं मिलता है और हमें वो नहीं लेना चाहिए। और आखिरी, लास्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सप्लायर जिनसे हमने ये गुड्स या सर्विसेज परचेज की है, उन्होंने वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दिया है और साथ ही साथ अपना रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल करके हमें वो क्रेडिट पास ऑन कर दिए गए हैं। इफ दैट इज द केस, वी कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवॉइसेस। ओके, सो जहाँ पे भी आइदर ऑफ ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली, हमें लगता है या तो ये ब्लॉक क्रेडिट का खर्चा है, या तो ये मेरे पर्सनल नेचर का खर्चा है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, कोशिश करें कि हम वहाँ पे जीएसटी नंबर ही ना दें। क्योंकि क्या होता है, अगर हम जीएसटी नंबर दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हमारे 2B या 2A जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जीएसटी से, उसमें रिफ्लेक्ट कर जाती है, और काफ़ी टाइम कन्फ्यूजन से हम वो क्रेडिट ले लेते हैं, जिसका परिणाम फिर हमें जब रिवर्सल करेंगे तब इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाना पड़ेगा। इसी के साथ आगे कंटिन्यूएशन में अभी हमने देखा कि हम कौन सा आईटीसी ले सकते हैं। आईटीसी के साथ, सेट ऑफ के साथ जो जुड़ी हुई 2 रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की आती है हमें अभी, जिसको लेके कंफ्यूजन है, हम वो क्लियर करते हैं।
एक है GSTR 2A। GSTR 2A जब से GST शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हम GSTR 2A के साथ हमारे परचेज, हमारे एक्सपेंसेस को मैच करके देख रहे हैं कि सामने वाला जो सप्लायर है, क्या उस सप्लायर ने उसके GSTR 1 में हमारा नाम का बराबर इनवॉइस डाला है, जिससे हमें वो क्रेडिट एलिजिबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो क्रेडिट एलिजिबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये हम लोग चेक करते रहे। 2A में जो रिपोर्ट आ रहा था गवर्नमेंट से, उसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि GSTR 2A में अगर समझो नवंबर के महीने में मेरे सप्लायर ने अपना अप्रैल का रिटर्न भरा, वो लेट भर रहा है रिटर्न, तो मुझे वो अप्रैल के 2A में ही दिखाई दिया जाता था। तो अगर मैं आज नवंबर में मैं अपना रिटर्न 2A का रिटर्न चेक कर रहा हूँ कि मेरी सारी परचेज की क्रेडिट मैच हुई है या नहीं हुई है, तो मुझे पिछले सारे महीनों की रिटर्न एक बार फिर चेक करनी पड़ती थी कि कहीं किसी सप्लायर ने आज फिर से अपना GSTR 1 चेंज तो नहीं कर दिया, या नया कुछ डिटेल अपलोड तो नहीं कर दिया जिससे मुझे कोई नया क्रेडिट मिल रहा है जो मैं लेना रह गया है। सो वो हमें ऑन एंड अगेन एंड अगेन एवरी मंथ भी हमें वो चेक करना पड़ रहा था पिछले महीनों में जा जाके कि वेदर ये कोई नया चेंज रिपोर्ट में आया है कि नहीं आया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैटिक टाइप की रिपोर्ट निकाली है विच इज GSTR 2B, और अभी हम ज़्यादातर रेफर करेंगे GSTR 2B को। GSTR 2B क्या कहता है कि उस टैक्स पीरियड में अगर सप्लायर ने कोई भी रिटर्न अपलोड की 13 तारीख से लेके अगले महीने की 11 तारीख तक, तो उसका जो भी इन्वॉइसेस है, वो जितने भी इन्वॉइसेस अपलोड हुए हैं उस पीरियड में, वो आपको इस महीने के 2B में ही दिखाई दी जाएगी। मतलब अगर आज फरवरी महीने में किसी ने सितंबर का कोई इनवॉइस अपलोड किया है मेरे सप्लायर ने, तो मुझे वो आज ही दिख जाएगा कि हाँ इस महीने में मेरे सप्लायर ने इतने इनवॉइसेस दिखाए हैं, सो दैट मुझे एवरी मंथ हर पिछले महीने की रिटर्न रिटर्न डाउनलोड कर करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और दिसंबर में जो गवर्नमेंट के चेंजेस आए हैं उसके मुताबिक हमें जो क्रेडिट मैच भी करना है वाइल फाइलिंग अवर 3B, वो हमें मैच करना है 2B रिटर्न्स के साथ। अब हमें 2A रिटर्न्स के साथ वो मैचिंग नहीं करनी है। और इसका जो प्रोविजन था पहले कि आप जितनी आपकी 2A रिटर्न में क्रेडिट दिख रही है उसके 110%, मतलब 10% जितना एक्स्ट्रा आप ले सकते थे, उसको घटा करके इन्होंने कर दिया है 105% ऑफ अवर 2B रिटर्न। सो जितने भी मेरे सप्लायर्स है अगर उन्होंने अपलोड नहीं किए हैं तो मैं एक्स्ट्रा 5% जितना ही मेरे बुक्स में अगर एडिशनल क्रेडिट है तो वो ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते हम। और इसको प्रोविजन को और स्ट्रिक्टर करते हुए ऑफिसर्स को पावर दे दिए गए हैं कि अगर किसी एसएससी ने 105% से ज़्यादा क्रेडिट लिया है किसी महीने के रिटर्न में, तो वो एक तो नोटिस इशू करके वो पेमेंट डिमांड कर सकते हैं, या सेकेंडली डायरेक्टली उनके हाथ में पावर है कि वो उसका टैक्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। सो विद दिस वेरी हार्श पावर इन दी हैंड्स ऑफ ऑफिसर, हमें ये ध्यान रखना है कि हम GSTR 3B जब भर रहे हैं तब जितने मेरे क्रेडिट्स अवेलेबल हैं उसी के अनुसार भरें। और इसीलिए वील हैव टू फॉलो अप विद ऑल अवर सप्लायर्स एंड वेंडर्स कि या तो वो अपना महीने का रिटर्न टाइम पे भरे, या अगर वो क्वार्टरली वेंडर्स है, क्वार्टरली स्कीम में जा चुके हैं, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर अपना उनका जो सेल्स का डिटेल्स है वो टाइमली एंटर करके अपलोड कर दे, सो दैट हमें वो क्रेडिट्स मिल जाए। और सिमिलरली अगर हमने भी क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट किया है तो वी विल हैव आल्सो हैव टू फाइल अवर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी टाइमली, सो दैट हमारे कस्टमर को वो क्रेडिट्स मिल जाए, वरना वो डिफिकल्टी रह सकती है। ओके इसके बाद हम लोग आते हैं चेंजेस पे रिगार्डिंग ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग के। ई वे बिल के लिए जो लिमिट्स थी अभी भी वही हैं। अगर आप विद इन द स्टेट फॉर महाराष्ट्र विद इन द स्टेट अगर आप कुछ ट्रांसफ़र करते हैं और आपके बिल का वैल्यू 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है, तो आपको उस ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एक ई वे बिल जनरेट करना ही करना है। जहाँ और आउटसाइड स्टेट के लिए लिमिट इज 50,000 रुपीज। ओके सिर्फ एक चेंज जो लेके आए हैं इसमें इज दैट कि जो पहले एक दिन में सफ़र जितना कंप्लीट करना था, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल लेना था फॉर अ डे वाज 100 किलोमीटर, उसको बढ़ा के अब 200 किलोमीटर कर दिया गया है। सो इसका फॉर एग्जांपल 600 किलोमीटर का अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
उसको करने के लिए जो 6 दिन का वक्त मिलता था, अब उसके लिए सिर्फ ई-वे बिल विल बी वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा वो 3 डेज़, उससे ज़्यादा वो वैलिड नहीं रहेगा। और दूसरा एक चेंज आया है, अगर आपकी जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 दोनों में से एक भी रिटर्न 2 महीने के लिए पेंडिंग है, तो आपका ई-वे बिल जनरेशन जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम कुछ एग्जांपल्स ई-वे बिल की जो क्वेरीज रेगुलरली होती हैं उसके 2 एग्जांपल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक है कि अगर आप एग्जीबिशन के लिए कुछ गुड्स बेच रहे हैं तो उसको उसका ई-वे बिल कैसे बनाएंगे। तो एग्जीबिशन के ई-वे बिल के लिए स्पेसिफिकली ई-वे बिल में आउटवर्ड सप्लाई में एक एग्जीबिशन और फेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको डिलीवरी चालान पे वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने हैं, जहाँ पे आप बिल बिल फ्रॉम और बिल टू दोनों नाम आपके ही आएंगे और एड्रेस वुड बी फ्रॉम वेयर यू आर इनिशिएटिंग द मूवमेंट, से जहाँ पे आपके वो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। तो वो ई-वे बिल आपको खुद के ऊपर ही एक डिलीवरी चालान बनाना है और उसी बेसिस पे वो ई-वे बिल जनरेट करना है। दूसरा जो पिक्यूलर क्वेरी अगेन एंड अगेन आता है ई-वे बिल के रिगार्ड्स में, दैट इज इन बिल टू शिप टू मॉडल, जहाँ पे हम परचेज करते हैं हमारे सप्लायर से और गुड्स का डिलीवरी डायरेक्ट सप्लायर से हम लोग आइदर कस्टमर को या किसी हमारे साइट के ऊपर भेज देते हैं कहीं और। तो इस केस में क्या होता है कि मैंने परचेज किया है सप्लायर से, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मैंने दिल्ली से परचेज किया है और मैंने कहा है कि मेरे जो कस्टमर है राजस्थान में, आप उनको डिलीवरी सीधा दे दो। मूवमेंट ऑफ गुड्स एक ही बार होता है दिल्ली से राजस्थान तक, हावेवर 2 बिल बनते हैं। एक बिल बनता है सप्लायर से ऑन अस and second bill we raise from ourselves to the customer। इस केस में 2 ई-वे बिल बनाना जरूरी नहीं है। ई-वे बिल कभी भी आपका इनवॉइस से लिंक्ड नहीं होगा कि कितने इनवॉइसेस है उतने ई-वे बिल बनेंगे। ई-वे बिल इज लिंक टू मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स एक ही हो रहा है तो उसका एक ही ई-वे बिल बनेगा। आइदर सप्लायर विल प्रिपेयर दैट ई-वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, या हम भी प्रिपेयर कर सकते हैं इनवर्ड ई-वे बिल कि हमने ये गुड्स हमारे दिल्ली से लेके राजस्थान में डिलीवरी ली हुई है। तो इस केस में ऐसे हम एक ही सिंगल ई-वे बिल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ई इनवॉइसिंग पे, फिलहाल ई इनवॉइसिंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी को एप्लीकेबल है। ई इनवॉइसिंग में जो भी आप दिन के इनवॉइसेस बनाते हैं बिजनेस टू बिजनेस के लिए, वेयर इज द असेसी इज गोइंग टू कस्टमर इज गोइंग टू टेक क्रेडिट, वहाँ पे उन इनवॉइसेस के सारे डिटेल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए वेबसाइट पे हमें अपलोड करने हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना है, जिसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है गवर्नमेंट की तौर से। विद दिस जो फ्रॉड इनपुट टैक्स रिलेटेड फ्रॉड्स है या वैलिडिटी के इश्यूज होते हैं इनवॉइसेस में, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल इसको 100 करोड़ एंड अबव के कंपनीज के लिए एप्लीकेबल कर रखा है, बट नियर फ्यूचर में ये और स्मॉलर कंपनीज को भी इसकी एप्लीकेबिलिटी लेके आएंगे और हर B2B ट्रांजेक्शन्स को धीरे धीरे ई इनवॉइस के थ्रू ही किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को थोड़ा और प्रॉपरली और रेगुलरली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जीएसटी फाइलिंग ना करने वाले या प्रॉपरली ना करने वाले जो असेसीज है उनको कसने के लिए थोड़े स्ट्रिक्टर कानून लगा दिए हैं। जैसे कि अगर आप आपके जीएसटीआर 1 में कुछ सेल्स ज़्यादा दिखाते हैं 1 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, और जीएसटीआर 3B में आप कम सेल्स भर रहे हैं, तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या फिर आपने जीएसटीआर 1 में सेल्स ज़्यादा दिखाया है और 3B में आप सेल्स कम दिखा रहे हो, टैक्स कम भर रहे हो, तो आपका जीएसटीआर 1 फाइलिंग आगे के महीनों के लिए सस्पेंड कर सकता है जब तक आप इसका नोटिस क्लियर ना करें। सो दैट इससे अगर आपका जीएसटीआर 1 सस्पेंड हो जाएगा फाइलिंग, तो कस्टमर्स को आपका इनपुट जो आपसे परचेजेस कर रहे हैं उसका इनपुट क्रेडिट लेने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और अभी फ्रॉम जनवरी मंथ अब तक जीएसटीआर 1 की एक्ट के हिसाब से तो लेट फीस लागू थी, बट वो अभी तक ये जीएसटी डिपार्टमेंट कलेक्ट नहीं कर रहा था। जनवरी महीने से जितने भी जीएसटीआर 1 पेंडिंग है उनकी लेट फीस लगना शुरू हो गया है। सो हमें जीएसटीआर 1 और 3B की फाइलिंग्स काफ़ी टाइमली और रेगुलरली करनी होगी। 2 कारणों से, एक ये लेट फीस और डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाले प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, और दूसरा सो दैट हमारे कस्टमर्स को क्रेडिट टाइमली मिले और वो हमारे से परचेज रेगुलर रखे।
क्योंकि अगर उनको क्रेडिट टाइमली नहीं मिलेगा, उनके कैश फ्लो पे क्रंच आएगा, तो दे मे थिंक फॉर सम अदर वेंडर. सो दैट थिंग्स, फॉर बोथ दैट थिंग्स वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग्स, और हमें उसको टाइमली और रेगुलरली प्रॉपरली फाइल करना है. इसके अलावा एक ऐसा चेंज है जो अभी बजट में आया हुआ है एसईजेड के रिलेटेड, जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है. पहले एसईजेड में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, एसईजेड में कोई एसईजेड यूनिट है या डेवलपर है उसको, तो हम जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट लेवी ऑफ टैक्स, अगर एलयूटी लिया हुआ है, या टैक्स लगाओ और उसका रिफंड ले लो, इस तरह की सप्लाई हम कर सकते थे. इस बजट में गवर्नमेंट ने उसमें चेंज लाया है कि उसको अगर जीरो रेटेड ट्रीट होना है एसईजेड को जो आप सप्लाई कर रहे हो, तो वो ऑथोराइज ऑपरेशन के लिए ही होना चाहिए, जिसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट लेके आएगा. कुछ ऑपरेशंस इन पर्टिकुलर एसईजेड वो ऑथोराइज करेंगे, और हमें उस ऑथोराइज ऑपरेशन के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल होगा वो हमारे कस्टमर से लेना है. तभी हम जो उनको ट्रांसफर कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं वो जीरो रेटेड सप्लाई काउंट हो पाएगा. सिमिलरली एक्सपोर्ट्स में भी पहले हमारे पास ऑप्शन था कि हम विद पेमेंट एक्सपोर्ट कर दें और टैक्स का रिफंड ले लें, और जहाँ पे हमारे पास परचेज की क्रेडिट अच्छी खासी जमा होती थी हम ये ऑप्शन लेते थे. अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो नोटिफाई करेंगे कि यही पर्सन्स जो है वो विद पेमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सबको विदाउट पेमेंट ही जाना है एलयूटी अप्लाई करके, और परचेज का जो उनके पास सेटअप जमा रह रहा है उसका उन्हें अलग से रिफंड एप्लीकेशन गवर्नमेंट को फाइल करना है. वो मोटो रिफंड एप्लीकेशंस जो पेमेंट के बेसिस पे हो जाते थे वो अब नहीं होंगे. ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जीएसटी में जो बजट में और उसके पहले हुई कुछ नोटिफिकेशंस में आया है. अब मैं चिंतन जी को अनुरोध करूंगा कि वो आगे इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे और रोशनी डालें, और बाकी के बचे कुछ अमेंडमेंट्स पे उनका डिस्कशन करें. Yeah, good evening everyone. Thank you Mir. Very good coverage. काफी important points आपने डिस्कस किए, एंड आई एम श्योर लोगों को ये सारी चीजें ध्यान से सुनना चाहिए, एंड शुड ऑलवेज टेक केयर कि आप अपने अपने सारे जो रिटर्न्स है वो टाइम पे भरे, कंप्लायंस अच्छे से करें. सो इन द पास्ट फ्यू मंथ्स हमने देखा होगा कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई मार रहे हैं. जैसे कि स्टॉक मार्केट हाई मार रहा है, वैसे जीएसटी के कलेक्शन हाई मार रहे हैं. व्हाट आर द रीजंस? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस इज बिकॉज कोविड अभी आ रहा है, और कोविड की वजह से इकोनॉमी बूम कर रहा है, वी शेप रिकवरी दे रहा है. उसके वजह से भी जीएसटी के कलेक्शंस में काफी सुधार आया है. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके कारण कि जीएसटी का जो रिकॉर्ड हाई कलेक्शंस आ रहा है is because of the crackdown that the authorities are giving to the taxpayers. Crackdown in what sense? आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरे, तो टैक्स रिटर्न नहीं भरे तो आप टैक्स रिटर्न भरो, वरना आपका नंबर कैंसिल किया जाएगा. आपका नंबर कैंसिल किया जाए, इसकी वजह से आप भाग भाग के हमारे पास आते हो, जीएसटी रिटर्न भरवाते हो, सब करते हो. जीएसटी भरने के टाइम हम क्या बोलते हैं, भाई लेट फीस भर दो, इतना लेट फीस भरने का. तो लेट फीस भरते 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 गवर्नमेंट का अभी इतना सारा कलेक्शन बढ़ गया है कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाइज आए जा रहे हैं. एंड आने वाले समय में भी हम ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट का जीएसटी का कलेक्शन और ऊंचाई पर पहुंचेगा और आगे जाएगा. होपफुली दैट शुड बी बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, एंड इट शुड बी बिकॉज ऑफ द बिजनेस बूमिंग, एंड नॉट बिकॉज ऑफ वी नॉट डूइंग कंप्लायंसेस ऑन टाइम. मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज अपना कंप्लायंसेस टाइम पे करें, लेट फीस ना भरें, फालतू का खर्चा ना करें बिकॉज ऑफ दिस लेट फीस. यही अच्छी अच्छी चीजें हम अच्छा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं. सो इट इज वेरी सिंसियर आपसे ये है कि आप टाइम पे किया कीजिए. अभी जो जीएसटी लॉ है, जीएसटी लॉ इस दिशा में जा रहा है कि जो इनिशियली जो इनका एक्चुअल इंटेंट था कि जीएसटीआर 1, 2, 3 कि ये 10 तारीख को जीएसटीआर 1 भरा जाएगा, फिर जीएसटीआर 2 15 तारीख तक भरा जाएगा, फिर ऑटोमेटिक बना जाएगा जीएसटीआर 3. जो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस
फर्स्ट जुलाई 2017 से जो नहीं हो पाए, बिकॉज ऑफ विच जो GSTR 3B लाया गया, फिर GSTR 2 को निस्तनाबूद किया गया, GSTR 2A लाया गया, फिर वो मैन्युअली GSTR 2A का रिकंसिलेशन करते थे कि सामने वाले ने बताया नहीं बताया, उसे फॉलो अप करो, ये करो वो करो. नाउ फ्रॉम मे बी फर्स्ट जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स उस चीज को थोड़ा अभी दिख रहा है कि भाई वो GSTR 1, 2, 3 का ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लाया जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच जैसे कि मीर ने बताया कि GSTR 2B का इंट्रोडक्शन हुआ है. GSTR 2B मींस दैट जितना क्रेडिट स्टैटिक क्रेडिट जो 13th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ तक भरा गया है, तो 13th तक वो लोग ने कट ऑफ दिया है. 13th के बाद जो भी सप्लायर्स ने अगर रिटर्न अपलोड किए हैं वो नेक्स्ट 2B में दिखेंगे. नेक्स्ट 2B में भी दिखेंगे, मतलब ये मंथ का मैं GSTR 3B में अगर भर रहा हूँ उसमें वो क्रेडिट GSTR 2B में अगर नहीं दिख रहा है, I will not be able to claim the credit even though GSTR 1 उन्होंने फाइल कर दिया है before me filing GSTR 3B. मतलब 11 तारीख या 13 तारीख तक अकॉर्डिंगली जो लोगों ने भर दिया है उतने का ही 2B में मिलेगा, और उसके अलावा 2B नेक्स्ट 2B में दिखेगा. सो इट इज अ रिक्वेस्ट दैट आप आपके जो कस्टमर्स हैं या आपके जो सप्लायर्स हैं आप उनके पीछे पड़े कि प्लीज डू योर कंप्लायंसेस ऑन टाइम, और उनके साथ ही बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. अदरवाइज क्या होगा कि आप उसका क्रेडिट नहीं लेंगे और हम बोलेंगे कि आप 3B में ले लो, और उसका 3B में ले लो, फिर ऑफिसर के पास डिटेल जाएगा, ऑटोमेटिकली नोटिस आ जाएगा. ऑफिसर को भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा वहां पे जो सिस्टम इतना रोबस्ट बनाया गया है GST पोर्टल पे कि सीधा सीधा आपको ही नोटिस आएगा, और सीधा सीधा कैंसलेशन के बारे में बात करेंगे ऑफिसर, या बोलेंगे भाई इंटरेस्ट के साथ भर दो, पेनल्टी के साथ भर दो. तो फिर बिजनेस में बहुत भारी मार पड़ने की आशंका है. स्लोली बट ग्रेजुअली GSTR 1, 2, 3 आ रहा है, एंड देन वी आर into that. So it is very highly said that आप उसको क्या बोलते हैं, उसको हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे में आप धंधा कीजिए. हाईली ऑर्गेनाइज्ड मीनिंग के भाई टाइम पे काम कीजिए, टाइम पे काम कीजिए, और टाइम पे सब डेटा दीजिए, टाइम पे सब अपलोड कीजिए, सब टाइम टू टाइम होना चाहिए, सो दैट कुछ आगे टेंशन नहीं लेने का आगे. अदरवाइज जरा भी थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो there is a problem that can occur which can directly impact your business, और सीधा का सीधा आपका धंधे को स्टॉप करने का चांस हो सकता है. अभी जैसे कि मीर ने QRMP स्कीम के बारे में बात की, क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट स्कीम. इट इज अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्टेटिंग दैट मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है कि भाई स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है कि भाई क्वार्टरली रिटर्न हो गया, बट पेमेंट तो मंथली ही है. इंडिया चलना चाहिए. मंथली में अगर उसको पैसा नहीं मिला तो इंडिया नहीं चलेगा, इंडिया देश आगे नहीं बढ़ेगा. सो अगेन क्वार्टरली रिटर्न भले हो गया, वही सब काम करना है, वही सब GST का वर्किंग करना है, वही सब 2B के साथ रिकंसिलेशन करना है, वही सब 2A के साथ रिकंसिलेशन करना है, वही सब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ GST आउटपुट बराबर देखना है, बराबर से आउटपुट माइनस इनपुट वही सब काम करना है. जस्ट एक चीज नहीं करनी है, जो GST रिटर्न फाइल नहीं करना है फॉर दोज टैक्स पेयर्स whose return is below turnover is below 5 crores. So काम तो सब वही करना है, जस्ट रिटर्न एक फाइल नहीं करना है. पेमेंट चलन भर देना है वो स्पेसिफाइड पीरियड तक जो 25 तारीख है फॉर QRMP डीलर्स. सो इट इज अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट यस रिलैक्सिंग मूव इन द सेंस दैट जो GST रिटर्न्स टाइम पे नहीं भरते थे, जिनका लेट फी पर रिटर्न में भरा जाता था 3B, उनको अभी शायद GSTR 3B जो क्वार्टरली कर दिया गया है तो वो सिर्फ 3 महीने में एक बार लेट फीस लगेगा, रादर देन ऑन अ मंथली बेसिस जो लगातार लग जाता था. सो दैट इज अ गुड थिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. बट हम तो यही आशा रखेंगे कि सब हम टाइम टू टाइम करेंगे तो GST का लेट फीस भरना वैसे भी नहीं था, तो इट डजंट मेक सेंस इन दैट वे. पहले जो GSTR 2B का जो भी रिकंसिलेशन करना था, बिकॉज 2A था, डायनेमिक रिपोर्टिंग हुआ करता था, इट वाज रेकमेंडेड कि भाई आपको मंथली बेसिस पे GST का रिकंसिलेशन करना चाहिए. बट नाउ ड्यू टू दीज रिसेंट स्ट्रिक्टर चेंजेस बिकॉज ऑफ विच GSTR 2B इंट्रोड्यूस किया गया है, GSTR 2B के साथ अगर आप रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं
और उससे ज्यादा अगर आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, हम तो देख ही रहे हैं कि डायरेक्टली जो पर्टिकुलर टेबल है वो सीधा रेड कलर हो जाता है, दैट हमने सिस्टम कंप्यूटर का आईटीसी इतना 100 रुपीज है और हमने 300 रुपीज ले लिया तो सीधा लाल कलर हो जाता है, वहां पे लाल बत्ती जल जाती है। सो वो तो सीधा का सीधा उनको डायरेक्टली रिपोर्ट जाना शुरू हो गया है कि भाई हमने 100 रुपीज लिया है, हमने 300 100 रुपीज दिख रहा है, हमने 300 लिया है। सो इधर वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट नहीं, ये 300 रुपीज हम ले रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, that there are certain XYZ reasons due to which that we have claimed this 300 rupees का credit. Other than that, if we don't have a proper reason, तो आगे चलते हमें ये काफी दिक्कत दे सकता है कि हमें वो पर्टिकुलर जो डिफरेंस है, रिकंसिलेशन है और 200 रुपीज का जो बैलेंस है वो हमें कैसे किस तरह उन्हें समझाना, नहीं समझाना है तो 200 रुपीज सीधा भरना आ सकता है ताबड़तोब, एंड देन इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी आएगा। अभी वो लोग बॉन्ड मांगने भी चालू कर दिए कि भाई बैंक का गारंटी दे दो तो तुम्हारा हम नंबर कैंसिल नहीं करते, बट हमें बॉन्ड भी दे दिया, वो सब ठीक है, बट यू हैव टू टेल अस दैट ये सब अपने रिकंसिलेशन बराबर से किया है नहीं किया है, क्रेडिट क्लेम बराबर किया है कि नहीं किया है। सो दिस इज ऑल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द टैक्स पेयर कि करेक्टली क्लेम करना चाहिए। यस, थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा हिकअप्स आएगा, मे बी वी फोरसी के इनिशियल 2-3 महीने में कैश फ्लो का क्रंच रहेगा कि भाई मैं जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा तो फिर मैं आगे धंधा कैसे करूंगा, XYZ। आई एग्री, वी आर ऑलवेज विथ यू कि भाई है ऐसा इशू आ सकता है, बट एज सुन एज अभी 2-3 महीने में जब सब लोग एवरीवन इन द बिजनेस फ्रेटर्निटी समझने लगेंगे कि भाई जीएसटी के जो ये रिस्ट्रिक्शंस है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू do your compliances on time. So it is a request everyone that please do your timely compliances. और उसके लगते कैसा है कि हम जो डेटा एंट्री भी कर रहे हैं, जो डे टू डे बिल्स की जो एंट्रियां कर रहे हैं, जो टैली में एंट्रियां हो रही हैं, जो अदर ERP पैकेजेस में जो एंट्रियां हो रही हैं, दैट शुड ऑल्सो बी करेक्टली डन। सिर्फ जो सुपरवाइजर्स जो है उसको सुपरवाइज भी करना चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस कि भाई ये जो भी जा रहा है वो करेक्टली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिकॉज दिस अगेन हैज कैन बी ऑफ अ बिगर इम्प्लीकेशन। एक भी छोटी सी गलती हमने कर दी तो सीधा 1 रुपए का मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया तो सीधा 3 रुपया भरने का आ सकता है, एंड दैट टू ऑन अ दिस बेसिस फटाफट आ सकता है। सेकेंडली, जीएसटी के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, they are now heavily relying on artificial intelligence and data analytics. आपने सब न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि अभी ये सारे जो चीजें हैं गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट के स्पीच में भी कहा था कि जो हम ये जो भी इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी में हमने काफी बिजनेस मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ये डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी वो लोग ने अंदर जा चुके हैं, डीप एनालिटिक्स हो रहे हैं, ताकि बिकॉज ऑफ विच कुछ भी अगर इशू होता है तो वो सीधा पॉपअप होता है और सीधा नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। तो वी हैव टू बी एंश्योर्ड कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो करेक्टली कर रहे हैं और सब दायरे में कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स भी अभी कैसे हो रहे हैं कि ये हमें ऊपर से नोटिस आया है, इसका तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा, तो प्लीज आप बराबर जवाब दीजिए, हमें बराबर जवाब देना है। सो दिन ब दिन इट इज बिकमिंग थोड़ा डिफिकल्ट टू सेफली से दैट करेक्टली आपने करेक्ट क्लेम किया है नहीं किया है एवरीथिंग। सो आप प्लीज अगेन रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से उसका कंप्लायंसेस का काम कीजिए। एक बहुत बड़ा वेलकम रिलीफ ये है कि जो हम जीएसटी ऑडिट्स जो होते थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता था, वो अबॉलिश कर दिया गया है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स, वी होप, अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, 2021 ऑनवर्ड्स उसका जीएसटी ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होगा फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट उसका हम ये देखेंगे कि जीएसटी ऑडिट क्यों नहीं करना चाहिए। अगेन मैं वही कहूंगा कि भाई गवर्नमेंट के पास तो सब डेटा है ही, आपका ट्रायल बैलेंस पूरा बन सकता है गवर्नमेंट के पास इफ दे रिक्वायर, क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग डिजिटली। तो पूरा का पूरा बैंक से आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप किससे परचेस कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो, एवरीथिंग इज एनीवेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। तो वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से मूव हो रहा है धीरे धीरे कि भाई एवरीथिंग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ईच एंड एवरी स्टेप गवर्नमेंट के पास आपका होने के चांसेस हैं।
दूसरा एक है कि आजकल जीएसटी ऑडिट्स के नोटिस आ रहे हैं कि जीएसटी ऑडिट्स डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हमारे ऑफिस में आते हैं, 2-3 दिन बैठते हैं और वो ऑडिट करते हैं। ये पहले सर्विस टैक्स में भी हुआ करता था, उसको ये ऑडिट कहाँ करते थे कि डिपार्टमेंटल ऑडिट का आ जाता था कि एवरी 5 इयर्स के एक साथ डेटा वो लोग मांग लेते थे एंड देन अकॉर्डिंगली वो लोग ऑडिट करते थे और चले जाते थे। सिमिलरली अभी जीएसटी ऑडिट में भी अंडर सेक्शन 65 दे हैव बॉट दिस जीएसटी ऑडिट डन बाय द डिपार्टमेंट देमसेल्व्स। वही चेक करेंगे कि आपने सारे जो प्रावधान है वो करेक्टली फॉलो किए है कि नहीं। जैसे कि आईटीसी के लिए जो नीर ने कहा कि भाई आपने गुड्स टाइम पे आया कि नहीं, उनको 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया कि नहीं, वो सामने वाले का 2A में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2B में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो एवरीथिंग अगेन दे विल चेक एंड देन they will also see physically also see that तुम्हारे इनवॉइसेस बराबर से जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन आपका जीएसटी जो आपका गुड्स का है वो क्लासिफिकेशन आपने बराबर किया है कि नहीं किया है, ऑल दैट दे विल चेक। 2-3 दिन के लिए आते हैं। इट इज नॉट अ सर्च, इट इज नॉट अ सर्वे, इट इज जस्ट वन ऑफ द प्रोसीजर दैट द जीएसटी ऑडिट वाले ने ये बनाया गया है। सो वो डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी जात की नोटिस आती है, हम लोग ने काफी नोटिस ये सक्सेसफुली हैंडल किए हैं पास्ट में भी एंड वी आर हियर फॉर यू। वन ऑफ द one of the major theme of the past few months is about the fake invoices. Jasmine sir also mentioned कि काफी strict actions लिए जा रहे हैं from income tax perspective also and even from GST perspective also, कि जहाँ पे भी fake invoices का ज्यादा ये आ रहा है, they are cracking down like anything। उनके पीछे ही पड़ गए कि भाई fake invoices बंद होने चाहिए। So request है कि आप फेक इनवॉइसेस रिलेटेड या हवाला रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अगर कुछ हो रहा है तो जस्ट एंश्योर के ये सब रिस्क लेके कर रहे हैं। उसको भी कर्व करने के लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जहां पे उन्होंने क्या कहा कि 1% ऑफ योर आउटपुट टैक्स लाइब्रेरी कंपलसरी पे करना है आपको। उसके रिलेटेड आपको इवन दो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है आपके पास, स्टिल आपको 1% तो कैश पेमेंट मतलब बैंक थ्रू पेमेंट तो करना ही करना है। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस एंड कंडीशंस, वो मीट हो जाती है तो उनको 1% नहीं करना है। और वो काफी जन को ये आ गया है कि भी 1% भी कंपलसरी कैश पेमेंट होना जरूरी हो गया है। वन ऑफ द थिंग्स जो नया और एक चीज लाया गया है कि अभी एक डिपार्टमेंट को पावर दिया गया है कि वो इंफॉर्मेशन किसी का भी इंफॉर्मेशन किसी के भी पास से निकाल सकते हैं। मीनिंग कि मैं थर्ड पार्टी के पास से भी मेरा इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास से भी मांग सकता है। ऑब्वियसली वो कमिश्नर का देयर शुड बी एन अप्रूवल ऑन एवरीथिंग, बट यस देयर इज अ पावर दैट हैज बीन गिवन टू इन दिस बजट प्रपोजल दिया गया है कि थर्ड पार्टी के पास से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसका और एक परिणाम क्या हो सकता है कि नाउ फॉर जीएसटी पर्पसेस इंटर डिपार्टमेंटल नोट इंफॉर्मेशन भी निकल के आ सकता है। एग्जाम्पल, हमने घर खरीदा तो घर खरीदने के हमने रजिस्ट्रेशन किया, स्टैम्प ड्यूटी भरा, तो स्टैम्प ड्यूटी वाले के पास से भी जीएसटी ऑफिसर्स कैन गेट द इंफॉर्मेशन। मतलब मैंने कहीं से भी इंटर डिपार्टमेंटल मेनली तो क्या है कि पहले देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन इनकम टैक्स एंड अर्स्टवाइल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। अभी धीरे धीरे वो लोग में भी कम्युनिकेशन बढ़ना शुरू हो गया है कि आपने नोटिस देखे होंगे कि अपने देयर इज अ 26S में इतना इनकम टैक्स दिख रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न में इतना इनकम टैक्स दिख रहा है, आपने सर्विस टैक्स तो भरा ही नहीं। सिमिलरली जीएसटी रिलेटेड भी नोटिस आएंगे कि भाई हमको आप टर्नओवर रिकंसाइल करके दे दो कि आपने क्यों नहीं भरा। सो व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स देयर? बिकॉज ये पावर आया है कि इंटर डिपार्टमेंटल नोटिस भी वो लोग निकाल सकते हैं और आप मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों से भी वो लोग हक से मांग सकते हैं कि भाई इसका मेरे को इंफॉर्मेशन दे। सो दिस इज द न्यू पावर दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बिल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हम जब भी जीएसटी ऑडिट करते हैं या हेल्थ चेक्स करते हैं क्लाइंट के लिए कि भाई उन्होंने क्या किया, द मेजर चंक जो होता है वो रिवर्स चार्ज रिलेटेड काफी होता है। रिवर्स चार्ज रिलेटेड इन द सेंस दैट ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। रिवर्स चार्ज में कैसे होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल
कि अगर मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ तो वो एक्सपेंस या परचेस जो भी है उसका जीएसटी मुझे ही भरना है, मैं ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरूंगा और मैं ही उसका सेट ऑफ ले लूंगा। सो अल्टीमेटली इट इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल थिंग कि मेरे को सिर्फ एक एडेड कंप्लायंस दिया गया है। क्यों दिया गया है? जो स्पेसिफिक सर्विसेज है जैसे कि जीटीए है, लॉयर्स है, एक्सवाइजेड जो है, वो लोग इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब वो लोग को गवर्नमेंट पहुंच नहीं सकती है, तो भाई उनपे तो टैक्स हमको लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? तो ठीक है, तुमको नहीं भरना है, हम तुमको नहीं पकड़ सकते, तो हम तुमसे जो परचेस कर रहे हैं हम उनको तो पकड़ सकते हैं। तो तुम्हारा जो भी है वो हम वो हम एक्सपेंस ले लेंगे, उस पर जीएसटी भरेंगे, वो लोग जीएसटी भरेंगे और वही सेट ऑफ क्लेम कर लेंगे। सो इट इज जस्ट अ वैल्यू एडेड मैकेनिज्म का जो पूरा जो चेन है जीएसटी का, वो उसमें फुलफिल हो जाता है। अल्टीमेटली इट इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन, बट बिकॉज ये हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला चीज हम बराबर से ध्यान नहीं देते उस चीज पे, तो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज हम पेमेंट नहीं करते, तो पेमेंट नहीं करते तो फिर जब भी पता चलता है तो हम को पेमेंट तो करना पड़ता है, बट देन सेट ऑफ लेने का टाइम चला जाता है। तो फिर कैसे हो जाता है कि फिर वो जो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी ट्रांजैक्शन था जिसमें मेरे को मेरे खींचे में से कुछ जा ही नहीं रहा था, भी वो मेरा टैक्स तो भरना ही है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जीएसटी तो भरना ही है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल नेग्लिजेंस काफी हिट हो रहा था। फॉरेन पेमेंट जो होते हैं मेजरली, जो डायरेक्टली भी आजकल ऑनलाइन के जमाने में हम डायरेक्टली कुछ भी मंगा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, स्पेशली फॉर बिजनेस पर्पस, वो कभी भी ट्रैक नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड से मंगा लिया मैंने, डेबिट कार्ड से मंगा लिया मैंने, उस पे भी आइडियली रिवर्स चार्ज लग जाता है और उस पे भी पेमेंट करना चाहिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जैसे ही पेमेंट कर दिए वैसे आप सेट ऑफ ले लो, उसमें कुछ इशू नहीं है, बट द थिंग इज दैट यू शुड मेक द पेमेंट। फिर छोटे मोटे चेंजेस थोड़े कस्टम्स में भी लेके आए, जस्ट उन्होंने बोला कि भाई बिल ऑफ एंट्री आपको पहले कैसे होता था कि जैसे ही गुड्स एंटर हुआ, क्लियर हुआ, उसके विद इन 1 डे आपको बिल ऑफ एंट्री पे करना चाहिए था। अभी ऐसे प्रोविजन है कि बिल ऑफ एंट्री एक दिन के गुड्स एंटर होने के एक दिन पहले ही हमें भरना है, मतलब एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। कि ये मैं ये कहना चाहता हूं, तो इससे क्या होगा कि मैं इनको द ऑफिसर्स कैन ऑलवेज से दैट तूने तो ये बोला था, फॉर द असेसमेंट्स के जो चांसेस है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। तो आप जो बिल ऑफ एंट्री करेक्टली आपको जो फाइल करना है वो आपको अच्छे से करेक्टली फाइल करना है, आपके सीएचए से आप कंसल्ट में अच्छे से फाइल करेंगे, आई एम श्योर एवरीबडी इज नॉट फेसिंग एनी इशू। दूसरा कंप्लायंस अगेन, कि आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है अभी वो ना एनुअल बेसिस अगेन वो हमें अपडेट करना है कि मेरा लोकेशन क्या है, मैं कहाँ हूँ, जरा जरा सा भी कुछ चेंजेस आया तो वी हैव टू अपडेट इट। अगर वो हमने अपडेट नहीं किया तो आईसी कोड सस्पेंड किया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस कस्टम्स में आए। तो टू सम अप व्हाट आई वांट टू से इज कंप्लायंस हैवी इकोनॉमी जा रहा है फ्रॉम जीएसटी पर्सपेक्टिव एटलीस्ट। तो आप कंप्लायंसेस पे अच्छे से ध्यान दीजिए, जैसे ही कंप्लायंस में अच्छे से ध्यान देंगे वैसे ही आपको विदाउट टेंशन यू कैन डू योर बिजनेस, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट इफ देयर इज सम लक्यूना तो थोड़ा थोड़ा इश्यूज होने का शुरू होएगा। एंड अगेन आपके जो ईमेल आईडी दिए गए हैं, वो फोन नंबर दिए गए हैं, उस पे जीएसटी का रेगुलरली अपडेट्स आ रहे हैं। तो एंश्योर दैट जो भी ईमेल आईडी आपने दिया है या जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पे आप जो भी नोटिस आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। वी विल लुक इनटू इट एंड हैव एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई फाइल। आप अगर आपका जो ईमेल आईडी जो आपने दिया है वो आप प्लीज चेक करवा लीजिए हमसे कि वो जो ईमेल आईडी दिया है वो जो मैं रेगुलरली यूज कर रहा हूँ वही ईमेल आईडी है कि इट इज समथिंग एल्स। इफ इट इज समथिंग एल्स प्लीज अपडेट इट। और अपने सेम ईमेल आईडी तो प्लीज चेक किया कीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस कि इफ देयर इज एनी नोटिस, बिकॉज नोटिस का भी जब जो टाइम आता है वो आजकल 7 डेज 10 डेज का ही टाइम देते हैं। अगर 7 डेज 10 डेज में कुछ नहीं किया तो दे इनिशिएट शोकोज नोटिस आता है, फिर अगेन कैंसिलेशन का चीज आ जाता है, फिर कैंसिलेशन करने में भागा दौड़ी हो जाती है। अगेन फिर बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कनेक्टेड। जस्ट आप ईमेल चेक करते रहिए ऑन टाइमली मैनर। So yeah, this is what small things that I want to say. Jasmine sir, we can. हेलो। Am I audible? Yes, sir. Yeah. Okay.
So it was a very nice and elaborate presentation. चिंतन रामबिया, मिहिर, कौशिक, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है और जानकारी दी है. 2-3 पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा. एक तो अभी इनकम टैक्स इज कमिंग विद प्री फिल्ड रिटर्न्स, मतलब बहुत सारी फील्ड्स है जो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न आप जब भरेंगे तभी वो आ जाएंगे. मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले जैसे बैंक इंटरेस्ट वगैरह आ जाता था, इट वाज ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड. Now this feature is expanded to the capital gain working also. So that means those who are doing share transactions, FNO transactions, it is, anticipated that all these transactions will be automatically captured in their ITR. So people will have to be more careful, vigilant, not to avoid or ignore any transactions. लास्ट 2-3 साल में हमने देखा था कि इनफैक्ट 10-10 लाख 20-20 लाख के ट्रांजैक्शंस भी इग्नोर किए गए थे रिटर्न के टाइम. एसएससी थॉट कि भाई चलो पीएमएस में किया है, उसी ने अगले ने किया होगा, और ब्रोकर भी बहुत बार इंफॉर्मेशन नहीं देता है टाइम पे, और वो विदाउट इंफॉर्मेशन वो रिटर्न फाइल हो चुका था, or then we had to file the revised return. Now looking at this, reduction in time limit regime, it will be very difficult to cover up the deficiencies where the capital gain transactions are not properly captured. So we have to be very alert, and more people, specifically in COVID time, have indulged into either investment based trading or actually trading in FNO transaction. They have to be very careful, looking at their audit limits, also their capital gain working. तो ये एक देखना है. दूसरा हमने देखा है कि ये जो प्री फिल्ड रिटर्न में ऑटोमेटिकली डिसअलाउंस भी होंगे. समझो कोई अथॉरिटी ने या आपका कोई पीएफ ईएसआईसी बिकॉज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज रिपोर्टेड कि आपने डिले किया है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके रिटर्न में डिसअलाउ हो जाएगा. तो असेसमेंट तो आने के पहले ही आपका बहुत सारा जो जनरल प्रोसेसिंग होता है सीपीसी बेंगलोर, वहां से ही आपको बहुत सारे डिसअलाउंसेस आ जाएंगे या नोटिस आ जाएंगे, भाई आपने क्लेम गलत किया है या आपने शॉर्टफॉल किया है. तो ये भी हमें ध्यान रखना है, और वील हैव टू कोप अप विद ऑल दिस नोटिसेस. दूसरा एक इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो डील करते हैं और उसमें एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह खर्चे होते हैं, मतलब the people who are placing their advertisements on these kind of portals and platforms, वहां पे 6% इक्वलाइजेशन टैक्स टीडीएस के जैसा ही एक इक्वलाइजेशन टैक्स है जो काट के या आपको भरना है. मतलब either it will be a cost over and above आप जो चुकाते हो प्लेटफॉर्म को, अमेज़न बोलो या फ्लिपकार्ट बोलो या स्नैपडील बोलो, उसके उपरांत आपको ये टैक्स आइदर आपको बेयर करना है या आप वहां से वसूल कर पाते हैं, तो यू हैव टू रिकवर इट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म. 2% जो इक्वलाइजेशन मैंने बीच में शुरू में बात की थी कि अभी परचेज और सेल पे भी इक्वलाइजेशन लेवी आया है. तो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वहां पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा और सेल परचेज पे 2% रहेगा. मतलब ये कैसे मैकेनिज्म काम करेगा, ये लोग कैसे डेटा कैप्चर करेंगे, अमेज़न उसको कैसे सब डीलर्स में कैसे एडजस्ट कर पाएगा, ये हमें देखना है. कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बट वील हैव टू बी prepared for all these compliances. रियल सेक्टर में काफी सारे एडजस्टमेंट्स या बेनिफिट दिए थे, जैसे कि मार्केट रेट और आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन, उसके बीच में पहले परमिसिबल लिमिट वाज 5%, 5% वाज एनहांस्ड टू 10%. मतलब आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कैन बी एज कैन बी लेसर देन द मार्केट वैल्यू, but within that 10% limit. Now this limit is extended to 20%, but it is only meant for the first transaction. First transaction means, in short, it is from builder to the first buyer. तो उन्हीं को एप्लीकेबल है. रीसेल ट्रांजैक्शंस में वो एप्लीकेबल नहीं है. सो डोंट बी अंडर द नोशन कि अभी 20% का डिफरेंस अभी परमिटेबल है. नहीं, इट इज नॉट परमिसिबल. बहुत सारे बिल्डर्स एक फ्लैट बुक करवाते हैं, मतलब कोई अलॉट करते हैं
कोई कारण से वो बायर पैसा नहीं दे पा रहा है या कमिटमेंट नहीं फुलफिल कर पा रहा है, वो कैंसिल हो रहा है, वही प्रॉपर्टी दूसरे बायर को बेची जाती है, तो वो केस में भी शायद ये 20% का डिफरेंस नहीं एप्लीकेबल है। और बहुत सारे केसेस में हमने देखे हैं कि मार्केट रेट्स आर समटाइम्स एक्चुअली हायर देन द एग्रीमेंट वैल्यू और द फेयर वैल्यू। तो ये सब केसेस में ध्यान रखना है। रीसेल वालों को अभी भी वो मार्केट रेट के हिसाब से ही चलना है, 5% डिफरेंस ही परमिटेबल रहेगा, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और स्टैम्प ड्यूटी का जो रेट रिडक्शन है उसके बेनिफिट लेने के पॉसिबल, मतलब वो बेनिफिट लेने के पीछे कहीं आप ये सब चीजें में टीडीएस डिडक्शन में आप कोई गलती ना करो। ये मार्केट रेट का कंपैरिजन ऑलवेज 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 करना, be very much compliant with all these provisions, otherwise आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, ऑटोमेटिक डिसअलाउंस हो सकता है। लंप सेल जब भी टेक ओवर करता था आदमी, मतलब कोई बिजनेस टेक ओवर करते हैं, आजकल मर्जर एक्विजिशंस भी बहुत हो रहे हैं, वहां पे ऐसा था कि जहाँ पे बार्टर एक्सचेंज है वहां पे टैक्सेशन मतलब ट्रांसफर में कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे जो ये बजट में उन्होंने वो निकाल दिया है। मतलब द पर्सन विल बी नाउ लायबल टू पे टैक्स ऑन इवन रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स या एक्सचेंज ऑफ राइट्स। तो ये सब रखना, ये सब बड़े कॉर्पोरेट्स को एप्लीकेबल रहेंगे या बड़े बिजनेसेस को ये एप्लीकेबल रहेंगे। स्टार्टअप वालों के लिए भी कुछ बेनिफिट दिए हैं, डेट एक्सटेंड, जो सनसेट डेट थे वो एक्सटेंड किए हैं। सो जो न्यू बिगनर्स है इन द बिजनेस उनको कहीं पे भी बेनिफिट लेना है, दे शुड ट्राई टेक दैट बेनिफिट। People who are already under higher tax regime can shift to corporatization if that 15% tax benefit is really very advantageous to them. Yeah, coaching ने बताया compliance है, but that compliance cost will be very negligible compared to the tax. If your turnover is in 50 crores, 100 crores, 75 crores turnover, अगर आप expect कर रहे हैं profit अच्छा expect कर रहे हैं, तो maybe in spite of the compliances it may be advantageous, so it is beneficial for those who are doing business in a professional way, so that gives an encouragement कि आप professional way में business conduct करो, adjustment वाला काम कम किया करो, so that आपको limited hassles हो और आपको उसका बेनिफिट मिले। अभी अब जो जो हिसाब से गवर्नमेंट जा रही है, इट इज दे आर मिनिमाइजिंग देयर इंटरवेंशन बट दे आर इंक्रीजिंग देयर गवर्नेंस। गवर्नमेंट का गवर्नेंस बहुत बढ़ जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं बट इंटरवीन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा चीज सिंक्रोनाइज हो गया है। So we have to carry our transactions in such a way that we don't fall trapped in wrong things। जहाँ पे भी कैश ट्रांजेक्शन है वहां पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। 2 साल पहले बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, बेनामी एक्ट लाया गया था, तो अभी सर्च सर्वे में अभी बहुत भारी मात्रा में ये लोग एप्लीकेशन। Be careful that you don't fall prey to adjustment transactions, cash transactions. Have your accounts very clean. It will be ease in the long term. This is all. I extend my thanks and gratitude to everyone who has been with us and you have supported us for all what initiatives we have taken, and we are happy to see you everyone on this platform. Thank you everyone. Is there anything?